हेलो माय डियर स्नूपर्स, कैसे हैं आप सब। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की इस वीडियो में आज हम कवर अप करेंगे लॉरेंस कोलबर्ग और उनके द्वारा दी गई मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को। तो चलिए सबसे पहले छोटी सी इंट्रोडक्शन देखते हैं कोलबर्ग की। तो लॉरेंस कोलबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और साथ ही साथ एक प्रोफेसर भी थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। अभी साइकोलॉजी में इनका इंटरेस्ट भी जीन पियाजे की तरह चाइल्ड डेवलपमेंट में था। और डेवलपमेंट में भी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इन्होंने स्टडी किया मोरल डेवलपमेंट को। अभी बच्चों पर रिसर्च वगैरह कंडक्ट करके इन्होंने दी थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, यानी नैतिक विकास का सिद्धांत। अभी यहाँ मोरल डेवलपमेंट और मोरालिटी क्या है, तो सिंपल भाषा में बात करें तो मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता, यानी क्या चीज सही है या क्या चीज गलत है। जब एक बच्चे में इस समझ का विकास होने लगता है ना, तो उसे हम कहते हैं मोरल डेवलपमेंट। और कोलबर्ग के अकॉर्डिंग ये जो मोरल डेवलपमेंट है ना, ये स्थायी नहीं है। यानी बच्चा जैसे जैसे समाज से एक्सपीरियंस को गेन करता है और दूसरा जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी मोरालिटी डेवलप होती रहती है। अभी एग्जाम्पल के लिए कोई 5 से 7 साल का बच्चा है जो इंटेंशनली ही अपने से बड़े भाई या बहन को मारता पीटता रहता है। होता है ना, खेलते टाइम बच्चे आपस में करते हैं। बस जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है, एक सर्टेन टाइम के बाद उसको समझ आने लगता है कि ये जो है ये एक रॉन्ग हैबिट है और वो उस हैबिट को छोड़ देता है। तो यानी क्या होता है, एक बच्चे में मोरालिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है एक सर्टेन एज के बाद कि हाँ, ये चीज़ गलत है और मुझे इसको छोड़ देना चाहिए। इसमें मोरल डेवलपमेंट जैसी ही एक और टर्म है जो कि है मोरल जजमेंट। अब ये क्या सही है क्या गलत है, इसको डिसाइड करने के लिए हम कोई तुक्का नहीं लगाते। हम पहले उस पूरी सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को पहले एनालाइज करते हैं और फिर एक डिसीजन पर या कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। अबे ये जो डीपली सिचुएशन को एनालाइज करना या सोचने की एबिलिटी है ना, इसी को हम कहते हैं मोरल जजमेंट। और जितना अच्छा मोरल जजमेंट उतनी ही बेहतरीन उस बच्चे की मोरालिटी। ओके, आई होप ये सभी टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद इन डिटेल बात करते हैं अबाउट थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अभी कोलबर्ग ने ना इस थ्योरी को प्रिपेयर करने के लिए 72 शिकागो बॉयज के ऊपर रिसर्च को कंडक्ट किया और उन्हें अलग अलग मोरल डायलेमास प्रेजेंट किए। अभी मोरल डायलेमास में क्या होता है कि एक पर्सन को ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है जिसमें क्या सही है और क्या गलत, ये उसके लिए डिफरेंशिएट करना और डिसीजन बनाना मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आपको अपनी मदर से ज्यादा प्यार है या अपने फादर से, या आपसे पूछ सकते हैं कि आपको आपका देश पसंद है, ये उस देश में रहने वाले लोग पसंद है। तो ये क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस होती हैं, दो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस दिए जाते हैं और इसी को हम कहते हैं मोरल डायलेमा। जहां पर दो सिचुएशंस हैं, दोनों ही हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और एक प्रॉपर डिसीजन लेने एक बच्चे के लिए क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। अभी कुछ इसी प्रकार के मोरल डायलेमास कोलबर्ग यूज करते थे इन 72 शिकागो बॉयज की मोरल डेवलपमेंट का पता लगाने के लिए। इन्हीं में से सबसे फेमस डायलेमा है हाइंस के बारे में। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि हाइंस यूरोप में रहने वाला एक पर्सन था जिसकी वाइफ कैंसर पेशेंट थी और डॉक्टर के अकॉर्डिंग एक ही ड्रग था जो उसकी वाइफ की जिंदगी को बचा सकता था। और वो ड्रग एक लोकल केमिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो हाइंस जाता है उस लोकल केमिस्ट के पास और उससे उस ड्रग की डिमांड करता है। पर केमिस्ट उस ड्रग का 10 गुना चार्ज करता था जितना कि उसको कॉस्टिंग पड़ रही थी उसको बनाने के लिए। अभी हाइंस की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने के कारण उसने केमिस्ट को रिक्वेस्ट किया कि या तो उसे उसका प्राइस जो है उसको डिडक्ट कर दिया जाए, यानी कि उसको किसी तरह की कंसेशन दी जाए, या फिर वो कुछ पैसा जो है उसको कुछ टाइम के बाद उसको दे देगा। बट केमिस्ट ने दोनों ही शर्तों को मानने से इनकार कर दिया और ओवरऑल उस मेडिसिन को हाइंस को देने के लिए मना कर दिया। अब इस स्टोरी के बाद कोलबर्ग अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं कि क्या इस केस में हाइंस को वो ड्रग चुरा लेना चाहिए या नहीं। और सेकेंडली, अगर वो पेशेंट उसकी वाइफ ना होकर कोई और पर्सन होता, तब क्या उसे उस ड्रग को चुराना चाहिए या नहीं। तो ये दो क्वेश्चंस पूछ के बेसिकली वो उनके मोरल जजमेंट को जज करना चाहते थे। और इन्हीं आंसर्स को समराइज करते हुए कॉलबर्ग ने दिए 3 लेवल्स ऑफ मोरल रीजनिंग, जिसमें सबसे पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, फिर है कन्वेंशनल लेवल एंड थर्ड टॉप मोस्ट लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। और हर लेवल के आगे दिए दो दो स्टेजेस।
यानी इन टोटल हमारे पास बन गए टोटल 6 स्टेजेस एंड 3 लेवल्स। यहाँ याद रखने की एक बहुत ही इजी सी ट्रिक है, एस फॉर स्टेजेस एंड एस फॉर 6। तो इन टोटल स्टेजेस कितनी बन गई? 6 स्टेजेस। तो चलिए गाइस एक एक करके स्टार्ट करते हैं इन लेवल्स को पढ़ना। तो सबसे पहला लेवल हमारे पास आता है प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी यह मोरल डेवलपमेंट का सबसे लोएस्ट लेवल है और इसकी एज ग्रुप है 4 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे। इस लेवल की आगे सबसे पहली स्टेज आती है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेड, यानी यह बच्चे के एक्शंस इस बात पर डिपेंड करते हैं कि उसे बस पनिशमेंट ना मिले, यानी कि फियर ऑफ पनिशमेंट। एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा क्लासरूम में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि अगर वो बोलेगा तो उसकी टीचर उसको पनिश करेगी। साइंस के केस में भी इस स्टेज का बच्चा कहेगा कि उसे चोरी नहीं करनी चाहिए बिकॉज अगर वो चोरी करेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। अगली स्टेज आती है इंस्ट्रूमेंटल एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स। तो इस स्टेज में बच्चे का फोकस होता है कि मुझे किसी की हेल्प करके इन रिटर्न क्या मिलेगा, यानी कि एक्सचेंज के बेसिस पर यहाँ मोरल जजमेंट प्रेजेंट की जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको अपना चॉकलेट शेयर करता हूँ तो क्या आप मेरे साथ अपनी आइसक्रीम को शेयर करेंगे? साइंस के केस में इस स्टेज का बच्चा कहेगा कि उसे चोरी करनी चाहिए क्योंकि अगर उसकी पत्नी को वो बचा लेता है तो कल को उसकी पत्नी उसके लिए खाना बना सकती है। तो गाइस आई होप आप सबको आपका फर्स्ट लेवल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड लेवल की तरफ जो कि है कन्वेंशनल लेवल। तो ये बेसिकली क्या है, सेकंड लेवल है मोरल रीजनिंग का एंड इसका टाइम लिमिट है 10 साल से लेकर 13 साल के बच्चे। तो यहां से शुरू होती है हमारी थर्ड स्टेज जो कि है गुड बॉय एंड नाइस गर्ल। तो इस स्टेज में एक बच्चे का मोरल डिसीजन दूसरों को खुश करने और समाज में अपनी रेप्यूटेशन को मेंटेन करने के हिसाब से लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा अपने पेन को बस इसलिए शेयर करता है कि बाकी बच्चों के सामने और टीचर्स के सामने उसकी रेप्यूटेशन एक काइंड और हेल्पफुल नेचर वाली बनी रहे। साइंस के केस में भी इस स्टेज का बच्चा कहेगा कि उसे चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर वो चोरी करेगा तो उसके समाज में बदनामी होगी। इसके बाद अगली स्टेज आती है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेड, यानी यहाँ एक पर्सन के लिए लॉज एंड ऑर्डर्स सबसे सुप्रीम है। यानी जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं या रूल्स हैं, इस स्टेज का पर्सन उसको ब्लाइंडली फॉलो करता है और ये समझता है कि जो रूल्स है ना ये अनचेंजेबल हैं और सोसाइटी में एक पीस और हार्मनी के लिए हम सभी को इन रूल्स को मानना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। अभी यहाँ वो पर्सन ये नहीं देखता कि ये रूल्स क्या ह्यूमन राइट्स के या फिर बेसिक एथिक्स के अगेंस्ट है या नहीं है, बस वो सभी जो है उन रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करता है। एग्जाम्पल के लिए पुलिस रिफ्यूजेस ब्राइब फॉर सप्रेसिंग अ मर्डर केस। तो पुलिस बस इसलिए रिश्वत नहीं ले रहा है क्योंकि रिश्वत लेना एक कानूनी जुर्म है। साइंस के केस में भी उसे चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी करना क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज के अगेंस्ट है। सो गाइस ये था कन्वेंशनल लेवल। इसके बाद चलते हैं लास्ट लेवल की तरफ जो कि है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल और ये मोरालिटी का सबसे हाईएस्ट लेवल है और इसमें जो एज ग्रुप के बच्चे आते हैं वो है 13+ एज के बच्चे। एक्चुअली हम बच्चे तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे अडोलोसेंट्स। तो यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी फिफ्थ स्टेज जो कि है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन की। तो फोर्थ स्टेज तक क्या था कि जो भी लॉज एंड ऑर्डर्स थे एक पर्सन उसको ब्लाइंडली फॉलो करता था, पर इस स्टेज तक आते आते एक पर्सन उन लॉज एंड ऑर्डर्स को क्रिटिकली इवेल्युएट करता है और जो भी अनजस्ट लॉज हैं या फिर वो लॉज जो लोगों के हित में नहीं है वो उन लॉज का अपोज करता है। सेकेंडली वो मानता है कि जो रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं ये सभी क्या है, फ्लेक्सिबल हैं, यानी कि सोसाइटी के लिए लॉज है ना कि लॉज के लिए सोसाइटी। इसके बाद लास्ट स्टेज आती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की और ये सबसे टॉप मोस्ट स्टेज है इन सभी स्टेजेस में से और कोलबर्ग के अकॉर्डिंग बहुत ही कम लोग हैं जो इस स्टेज तक पहुंच पाते हैं। इस स्टेज में पर्सन अपनी नीड्स से पहले लोगों के नीड्स को फुलफिल करने में विश्वास रखता है, फिर चाहे इसके लिए उसको किसी तरह की पनिशमेंट मिले या उसे किसी तरह का सैक्रिफाइस देना पड़े, उन सभी केसेस में वो सबसे आगे खड़ा होता है। इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो अपने से पहले लोगों की जिंदगी के बारे में सोचते हैं।
हाइंस के केस में याद है मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि अगर वो पेशेंट उसकी पत्नी ना होती कोई और पर्सन होता, तब क्या उसे चोरी करनी चाहिए थी? तो इस स्टेज का बच्चा कहेगा कि हाँ, तब भी उसे चोरी करनी चाहिए थी सो दैट कि अदर पर्सन की भी लाइफ जो है वो बच पाई। ओके गाइस, तो इसी के साथ हमने तीनों लेवल्स और उसके अंडर आने वाली 6 के 6 स्टेजेस को कवर अप कर लिया। जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं सो दैट आपके एग्जाम में आपको यहाँ पर बहुत ही ईज़ी हो पाए। तो पनिशमेंट ओरिएंटेड क्या है कि उसको चोरी नहीं करनी चाहिए बिकॉज़ वहाँ पर उसको क्या है पनिशमेंट मिल सकती है। इंस्ट्रूमेंट में क्या है कि उसको चोरी कर लेनी चाहिए सो दैट कि कल को उसकी पत्नी उसके लिए आकर खाना बना सकती है, यानी एक क्या है इसमें टिट फॉर टैट सिचुएशन है। इसके बाद गुड बॉय एंड गुड गर्ल में क्या है कि उसे चोरी नहीं करनी चाहिए सो दैट उसकी समाज में जो रेपुटेशन बनी है वो मेंटेन रहे। इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेड में भी उसे चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर वो चोरी करेगा तो वो एक गवर्नमेंट लॉ को वायलेट कर रहा है। इसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि उसे अगर उसने चोरी कर भी ली है, तब भी उसको प्रिज़न में नहीं डालना चाहिए बिकॉज़ उसने चोरी अपने के लिए नहीं बल्कि अपनी पत्नी की ज़िंदगी को बचाने के लिए की एंड उसके लिए अगर उसको ये जो रूल्स हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर है, उसको तोड़ना भी पड़े, तब भी कोई इश्यू नहीं है। लास्ट है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यानी कि अपने से पहले लोगों के लिए सोचना। तो यहाँ पर हाँ, उसे चोरी करनी चाहिए, फिर चाहे उसकी पत्नी हो या फिर कोई अदर पर्सन हो, तब भी उसे उस चोरी को अंजाम देना चाहिए बिकॉज़ इसमें अपनी नीड्स को फुलफ़िल के लिए करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की नीड्स के लिए यहाँ पर सोचा जा रहा है। ओके गाइस, तो ये था आज का कोलबर्ग का सेशन। इसके बाद बात करते हैं इसकी कुछ क्रिटिसिज्म की। इतनी अच्छाइयाँ हैं बट इसी के साथ कुछ क्रिटिसिज्म भी है। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म दिया गया है कैरोल गिलिगन के द्वारा एंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म है एंड सीटेट के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूँ। तो कैरोल गिलिगन क्या है, एक स्टूडेंट थी, एक फेमिनिस्ट थी और एक क्या थी कोलबर्ग की स्टूडेंट थी, जिन्होंने कहा कि ये जो थ्योरी है ना, ये जेंडर बाइज्ड है। जेंडर बाइज्ड किस लिए कि कि गिलिगन के अकॉर्डिंग जो मेन होते हैं ना, उनकी मोरालिटी डिपेंड करती है उनके जस्टिस पर्सपेक्टिव पे। यानी कि मेन सोचते हैं अपने जस्टिस के पर्सपेक्टिव से, वही वीमेन जो सोचती हैं केयर के पर्सपेक्टिव से। यानी कि वीमेन के अंदर एम्पैथी, कंपैशन एंड रिलेशनशिप मेंटेनिंग जैसी पावर्स या स्किल्स होती हैं। वही मेन के अंदर क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स होते हैं राइट या रॉन्ग के रिलेटेड। ओके, तो जेंडर बायस दिया गया था कैरोल गिलिगन के द्वारा। इसके बाद सेकंड जो क्रिटिसिज्म दिया गया है वो है हाइपोथेटिकल डायलेमास वर्सेस रियल लाइफ मोरालिटी। तो अभी ये जो डायलेमास दिए गए थे ना, ये क्या था, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी। रियल लाइफ में एक पर्सन का एक्शंस और होते हैं और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में और होते हैं। तो जो रियल लाइफ की मोरालिटी है हम यहाँ पर अज्यूम नहीं कर सकते बिकॉज़ यहाँ पर क्या है, रियल लाइफ में कई तरह की इमोशंस या सोशल प्रेशर या फिर स्टेक्स होते हैं, काफ़ी हाई स्टेक्स होते हैं। तो उस केस में हम रियल लाइफ सिनेरियोज़ को हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के साथ मैश अप नहीं कर सकते। एंड थर्ड एंड लास्ट जो क्रिटिसिज्म है वो है कल्चर बायस। तो यहाँ पर था जेंडर बायस, यहाँ पर है कल्चर बायस। तो कई लोगों के अकॉर्डिंग ये जो है ये इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न सेंट्रिक व्यू से। तो अब आपने भी देखा होगा कि जो इंडियन व्यूज़ है, जो हमारे इंडिया के लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मोरालिटी के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं। हम एक साथ एक छोटी फैमिली हो चाहे बड़ी फैमिली हो, हम एक साथ रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक-दूसरे की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हम कई बार जो बाउंडेशंस हैं उसको तोड़ देते हैं। वहीं जो वेस्टर्न कल्चर है वो इस चीज़ के ओरिएंटेड नहीं है। तो यहीं पर आर्ग्यू किया गया कि एक जो मोरालिटी है ना वो कल्चर बेस्ड होती है एंड यहाँ पर जो कल्चर वहाँ जो काउंट किए गए वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वेस्टर्न कल्चर था एंड इंडियन कल्चर या फिर अदर जो ईस्टर्न कल्चर्स है उसको काउंट नहीं किया गया था। ओके गाइस, तो इसी के साथ हमारे आज के इस सेशन का दी एंड होता है। एक रिवीजन चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा आप इन चार्ट को जल्दी से रिवाइज़ कर सकते हैं। आप अपनी कॉपीज़ में इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलो डन। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।